आज हम वैरायटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इलास्टिसिटी, प्राइस और डिमांड की चर्चा की थी। कैसे प्राइस और डिमांड में इलास्टिसिटी आती है, प्राइस के वेरिएशन से डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, डिमांड इन चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने की थी। अब हम लोग उसी के क्रम में उसके सेकेंड पार्ट में बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले डिमांड तो हम लोगों ने समझ लिया था डिमांड क्या होता है। अब डिमांड की वैरायटी को समझेंगे कि डिमांड कितने प्रकार का होता है। तो सिंपली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे दो चीज़ें दिख रही हैं। पहला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी इलास्टिक डिमांड, और दूसरा है इन इलास्टिक डिमांड। तो क्या होता है इलास्टिक डिमांड और क्या होता है इन इलास्टिक डिमांड, इसको हम लोग समझेंगे और कई सारे ग्राफ्स के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग इलास्टिक ऑफ डिमांड की चर्चा करते हैं। ये हमारा जो इलास्टिक ऑफ डिमांड है उसको अगर डिफाइन करने की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स स्ट्रांगली टू चेंजिंग प्राइस। मतलब कि प्राइस के चेंज में डिमांड में अगर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है तो निश्चित रूप से उसे हम लोग इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। मतलब इसको हम लोग पिछले अध्याय में भी, पिछले पार्ट में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो सकता है। तो ग्रेटर देन वन हो सकता है, लेस देन वन हो सकता है, इज इक्वल टू वन हो सकता है। तो ये क्या होगा, इलास्टिक डिमांड हमेशा ग्रेटर देन वन होगा। एक से ज़्यादा जैसे ही होगा तो ये इलास्टिक डिमांड माना जाएगा। इसमें प्राइस के चेंज से, छोटे से चेंज से एक बड़ा डिफरेंस डिमांड में देखने को मिल सकता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड की अगर हम लोग बात करें तो इन इलास्टिक डिमांड जो है हमारा, उसको अगर देखें तो उसको अगर डिफाइन करते हैं तो ये मेंशन करता है क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू प्राइस चेंजेस। क्वांटिटी का जो डिमांड है, मतलब प्राइस में अगर किसी भी प्रकार का चेंज होता है उससे डिमांड में, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डिमांड यथावत वैसे ही बना रहता है। तो उस प्रकार की चीज़ें जिसमें कि प्राइस के इफेक्ट से डिमांड पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता हो उसे हम लोग इन इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। दूसरा जो हमारा है पॉइंट वो क्या है कि हमारा जब भी होगा ये लेस देन वन होगा। तो हम लोगों ने चर्चा किया ही था कि एक इज इक्वल टू वन हो सकता है, एक लेस देन वन हो सकता है और ये मोर देन वन हो सकता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक डिमांड क्या हो गया, मोर देन वन हो गया, और इन इलास्टिक डिमांड वो लेस देन वन हो गया। तो इसमें क्या होगा कि इफेक्ट नहीं आएगा। अब उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। क्या हो सकता है इसका उदाहरण, इसका उदाहरण हो सकता है कि जैसे अगर हम लोग पनीर की सब्जी अगर खा रहे हैं, पनीर आपको हमको पसंद है, तो पनीर की सब्जी में अगर कीमत में वृद्धि हो जाती है तो हम थोड़ा उसे कम कर देते हैं। कीमत में कमी आ जाती है तो हम हरी सब्जी की तुलना में उसका डिमांड बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से तो ये चीज़ क्या हो गई, ये इलास्टिक डिमांड हो गई। लेकिन वहीं पर अगर उस सब्जी में पड़ने वाले नमक की चर्चा हम लोग करें तो नमक के कीमत में कितनी भी वृद्धि हो जाए सब्जी में उतनी ही नमक डाली जाएगी जितनी डाली जाती है, या कमी हो जाए फिर भी उतनी ही डाली जाएगी, उसमें कमी या अधिकता नहीं आएगी। तो नमक एक इन इलास्टिक डिमांड का बड़ा उदाहरण हो सकता है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू और ग्राफ्स के थ्रू समझेंगे। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो हमारा है, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, अभी इसकी चर्चा हम लोगों ने की ही थी कि क्या होता है इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। तो ये जो हमारा इन इलास्टिक डिमांड है इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था, जो ग्रेटर देन वन होगा वो इलास्टिक डिमांड होगा, जो इज इक्वल टू वन होगा वो यूनिट इलास्टिक डिमांड होगा, और जो लेस देन वन होगा वो इन इलास्टिक डिमांड होगा। इसकी चर्चा हम लोग इसके फॉर्मूला की भी चर्चा की थी पिछले चैप्टर में। वो क्या होगा, जो रेशियो होगा प्राइस के घटने बढ़ने का और जो रेशियो होगा डिमांड के घटने बढ़ने का, और इस दोनों के रेशियो को अगर हम लोग निकालते हैं, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का रेशियो हम लोग निकालते हैं, और उसमें हम पाते हैं कि ये इज इक्वल टू वन है या ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन है। तो उस स्थिति में हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाते हैं कि ये इलास्टिक डिमांड है या इन इलास्टिक डिमांड है, और तीसरा अगर बराबर है तो यूनिट इलास्टिक है। तो इस तरह से हम लोग डिमांड को डिफाइन कर पाते हैं।
उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग इस उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारा जो उदाहरण है उसमें देखिए कैसे कैलकुलेट किया गया है। ऊपर यहाँ एक ग्राफ में मेंशन किया गया है। ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि 4 रुपये का प्राइस है, 5 रुपये का प्राइस है। क्वांटिटी अगर 4 रुपये थी तो क्या था, 5 रुपये थी तो क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट था, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग पाएंगे कि जब 4 रुपये का प्राइस था तो क्वांटिटी 100 था। जब 5 रुपये का प्राइस हो गया तो क्वांटिटी घटकर 50 हो गया। अब इसको हम लोग इलास्टिसिटी को अगर कैलकुलेट करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे कि जो डिफरेंसेस है वो हमारा क्या है। एक हम लोग के पास फार्मूला था Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 बाई 2 और अपॉन P1 माइनस P2 और ऑब्लिक P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2। जो ये फार्मूला यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस फार्मूला से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमारा 100 माइनस 50 यहाँ पर P1 माइनस P2 हो गया। फिर इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद 67% बाई 27% आया इज इक्वल टू 3। अब ये जो 3 है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है। जैसे ही ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये क्या हो गया, ये इलास्टिक डिमांड हो गया। यहाँ पे आप देखें कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितना ज़्यादा घट गया है या फिर प्राइस के घटने से डिमांड में कितनी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। तो इसे हम लोग कंप्लीटली इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है उसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो इसे तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है जिसकी चर्चा हम लोग उस ग्राफ में कर चुके हैं कि 5 रुपये था तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड थी, 4 रुपये अगर मूल्य हो गया तो क्या क्वांटिटी डिमांड था। तो इसको हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए चेंज इन प्राइस जो है 5 रुपये से 4 रुपया हुआ तो 10% हो गया। और चेंज इन क्वांटिटी जो है वो 100 रुपये से 110 रुपये अगर हो गया तो 20% का डिफरेंस हो गया। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारा दोनों परसेंटेज को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो इज इक्वल टू 0.5 आ गया। तो ये जो 0.5 है वो क्या है, वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो उस स्थिति में हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे the demand is price inelastic because the percentage change in the demand of 20% is greater than the change of in quantity of demand of 10%। तो सिंपली यह लेस देन 1 है तो ये इस डिमांड को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस डिमांड को हम लोग इनएलास्टिक कह सकते हैं। ये एक इनएलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल हो सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग वैरायटी ऑफ डिमांड की बात करें तो जैसे हम लोगों ने इलास्टिक देखा, इन इलास्टिक देखा, तो उसी तरह से हमारे पास अब इसको हम लोग वैरायटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास एक परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया, एक परफेक्टली इलास्टिक हो गया और एक यूनिट इलास्टिक हो गया। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक। तो यूनिट इलास्टिक मीन्स ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। परफेक्टली इलास्टिक मतलब हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया और ये लेस देन 1 हो गया। तो इस प्रकार से इसकी चर्चा हम लोग पीछे एग्जाम्पल में कर चुके हैं और हम लोग आगे फिर कुछ उदाहरण और कुछ ग्राफ्स को देखने की कोशिश करेंगे। हमारा जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का उदाहरण है जिसे हमने इलास्टिक इक्वल्स टू 0 या इलास्टिक इक्वल्स टू 1 की बात की थी। तो यहाँ पर आप ग्राफ में सिंपली देख सकते हैं कि क्या ग्राफ में इफेक्ट आ रहा है। ग्राफ में कुछ विशेष इफेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए प्राइस 4 रुपये था, बढ़कर प्राइस 5 रुपये हो गया, लेकिन यहाँ जो क्वांटिटी कंजम्पशन था वो 4 रुपये में भी 100 रहा है और 5 रुपये में भी 100 रहा है। तो यहाँ पे डिमांड में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है किसी भी इंक्रीज ऑफ प्राइस से या डिक्रीज ऑफ प्राइस से। तो ऐसे ग्राफ्स को या ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड और इलास्टिसिटी ऑलवेज इक्वल्स टू 0 का एक बड़ा उदाहरण मान सकते हैं, जहां प्राइस के घटने बढ़ने से डिमांड में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होती है। और अब जो दूसरा हमारा ग्राफ है वो है
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब जो कि लेस देन 1 होगा। अब लेस देन 1 कौन सा होगा, तो इसमें हम लोग यहाँ देखिए ग्राफ को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यहाँ देखिए प्राइस फिर वही 4 रुपये था, प्राइस बढ़कर 5 रुपये होता है। यहाँ पर जैसे ही प्राइस बढ़कर 5 रुपये होता है तो डिमांड 90 रुपये हो जाता है। यहाँ डिमांड हमारा 90 रुपया है और प्राइस जहाँ 4 रुपया है वहाँ डिमांड हमारा 100 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 रुपया में प्राइस 100 रुपीज़ हो गया और 5 रुपया में प्राइस डिमांड 90 हो गया। तो प्राइस के 10% इंक्रीज से यहाँ प्राइस क्या हो गया, 10% का डिक्रीज हो गया। तो ये जो उदाहरण है कि प्रोपोर्शनेट जितना इंक्रीज हो रहा है जितना डिक्रीज हो रहा है, मतलब जितना परसेंट का इंक्रीज उतना परसेंट का डिक्रीज अगर हो रहा है तो इस तरह के डिमांड को हम लोग इन इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं। और या फिर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए 22% का इंक्रीज प्राइस हुआ है और यहाँ 11% का क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। तो ये एक उदाहरण आपके पास हो सकता है इलास्टिसिटी इज लेस देन 0 का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 का एग्जांपल। तो यहाँ पर इक्वल्स टू 1 का सेंस क्या हो गया कि यूनिट इलास्टिक डिमांड हो गया। यूनिट इलास्टिक डिमांड का मतलब वहाँ हम लोग 22% के प्राइस इंक्रीज में हम लोग 11% का डिक्रीज देख रहे थे। हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ 22% के इंक्रीज में हम लोग 22% का ही डिक्रीज देख रहे हैं। मतलब एकदम इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज है। हम लोग यहाँ 22% का हमारा प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, 4 रुपये से 5 रुपया हो गया है प्राइस। तो वहीं पे 100 रुपया से 80 रुपया घटकर 22% का डिक्रीज भी हुआ है। तो दोनों जितना इंक्रीज का परसेंटेज है और जितना डिक्रीज का परसेंटेज है वो बराबर है। तो ये हमारा इज इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक डिमांड का एक अच्छा डेफिनेशन हो सकता है, एक अच्छा ग्राफ हो सकता है। इसे हम लोग यूनिट इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं। इसके वेरियस एग्जांपल्स हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किसमें कौन यूनिट इलास्टिक में आएगा, कौन परफेक्टली इलास्टिक में आएगा, कौन परफेक्टली इन इलास्टिक में आएगा। इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। जो अगला ग्राफ हमारा है इलास्टिक डिमांड इलास्टिक इज ग्रेटर देन 1। ग्राफ बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसा आप पीछे हम लोग ग्राफ देख रहे थे। इस ग्राफ में आप देखिए कि यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 22% का इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि 67% के डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। वहाँ हम लोग देख रहे थे कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ने से थोड़ा सा डिमांड में डिक्रीज हो रहा था, या जितना प्राइस बढ़ रहा था उतना ही डिमांड में डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ प्राइस जो बढ़ रहा है उसके 2 से 3 गुना जो है वो हमारे डिमांड में डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ यह जो उदाहरण हो गया वो हो गया इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। जब इलास्टिसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यह 1 से ज़्यादा आएगा, 2 आएगा, 2.5 आएगा, 3 आएगा, तो वैसी स्थिति में इस प्रकार का ग्राफ बनते हुए आप देख सकते हैं। आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है इसके बीच में, इस माइनर डिफरेंस के कारण। तो ये जो है कंप्लीट इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 का एक बेहतर एग्जांपल ग्राफ के थ्रू आप समझ पाए हैं। इसके आगे हम लोग अगर बढ़ें तो हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का एक 5वां उदाहरण है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक की इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब ये इलास्टिक इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या है? इलास्टिक इक्वल्स टू इन्फिनिटी में क्या होगा इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं जो ग्राफ दिख रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आप देखिए कि यहाँ डिमांड जो प्राइस है वो सेम है, डिमांड जो है वो भी सेम है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए एट एनी प्राइस अबव ₹4 क्वांटिटी डिमांड इज 0। मतलब 4 रुपया से जैसे ही यह बढ़ रहा है तो क्या होगा कि इसका डिमांड 0 हो जाएगा, ये कोई नहीं लेगा। 1 रुपये की भी बढ़त होती है 4 रुपये से, तो इसमें किसी भी प्रकार की
खरीदारी नहीं होती। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं, एट एग्जैक्टली ₹4 कंज्यूमर्स विल बाई एंड क्वांटिटी, और 4 रुपया में अगर होगा तो इसको कंज्यूमर खरीदते रहेंगे। तो ये एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का उदाहरण हो सकता है, जब हालांकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है हम ग्राफ्स के माध्यम से क्या इलास्टिक होता है, क्या इनइलास्टिक होता है, इन चीज़ों को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब जो है हम लोग जो इलास्टिसिटी है और जो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो है की बात करते हुए बढ़ते हैं। तो उस प्राइस और क्वांटिटी में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म और या किसी बिजनेस हाउसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो आता है कि किसी भी प्राइस के घटने से, किसी भी प्राइस के बढ़ने से, कि उसमें इलास्टिसिटी के डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है उसके रेवेन्यू को। तो सबसे पहले तो हम टोटल रेवेन्यू को समझेंगे। टोटल रेवेन्यू होता क्या है? तो टोटल रेवेन्यू सिंपली प्राइस इनटू क्वांटिटी, किस प्राइस पर कितना क्वांटिटी आ रहा है उसको हम लोग प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो एक वॉल्यूम सामने में आएगा कि ओवरऑल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। तो इसे हम लोग टोटल रेवेन्यू का एक सिंपल फार्मूला समझ सकते हैं। टोटल रेवेन्यू इज द अमाउंट पेड बाय बायर्स एंड रिसीव्ड बाय सेलर्स, और जो दूसरा पॉइंट है कंप्यूटेड एज द प्राइस ऑफ द गुड्स टाइम्स इनटू क्वांटिटी। तो ये आप सिंपली समझ सकते हैं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद टोटल रेवेन्यू को एक ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। तो बिल्कुल आप जो ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस मेंशन किया गया है, दूसरा यहाँ क्वांटिटी मेंशन की गई है, और रेवेन्यू की बात करें तो हम लोग 4 इंटू 400 ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। एक स्ट्रेट डायगोनल लाइन आपको इस चीज़ को मेंशन कर रहा है, और इस तरह से आप टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ग्राफ है, इसकी विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट है इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू अलोंग लीनियर डिमांड कर्व। अब लीनियर डिमांड कर्व क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखिए, आपको कुछ ग्राफ्स के थ्रू आपको समझ में आएगा। पहले हम लोग इसके को थोड़ा सा एलोबरेट कर लें। विद एन इलास्टिक डिमांड curve, an increase in price leads to a decrease in quantity that is proportionally smaller, thus total revenue increases। अब क्या होगा कि जो कर्व है या जो हमारा ग्राफ में है उसमें इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होगा कि जब प्राइस के डिक्रीज से क्वांटिटी में बहुत छोटा चेंज आएगा, बहुत कम चेंज आएगा, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइस के इंक्रीज से अगर डिमांड में बहुत छोटा इंक्रीज आ रहा है तो यहाँ हमारा रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कि 2 रुपये से 3 रुपया हो गया और क्वांटिटी 100 से 200 हो गई, तो यहाँ पर हम लोग 15% का भी इजाफा देख रहे हैं और वहाँ हम लोग 50% का इजाफा देख रहे हैं। तो इससे हम लोग यह मान सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। तो इस तरह से हम लोग इन इलास्टिक कर्व का लाभ किसी भी व्यापारिक फर्म में उठा सकते हैं। अब यहाँ ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। ग्राफ में आप देख सकते हैं, ग्राफ में यहाँ देखिए कि एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ₹1 to ₹3 क्या हुआ? 1 रुपये से 3 रुपये का डिफरेंस आया। और यहाँ आप जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार का लाइन है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन से कितना डिमांड में फ़र्क पड़ा है। ये लाइन आप देखिए, इसके से डिमांड में कितना फ़र्क पड़ा है, इससे डिमांड में कितना फ़र्क पड़ा है। और रेवेन्यू की बात करें तो इसकी तुलना में यहाँ हमारा रेवेन्यू 100 है और ये डिमांड में बहुत स्लाइटली फ़र्क हुआ, लेकिन हमारा यहाँ रेवेन्यू बढ़कर 240 हो गया। तो ये जो लाइन है कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है जिसमें कि डिमांड में बहुत माइनर डिफरेंस होता है प्राइस के डिफरेंस से, तो उस तरह की चीज़ों में काफ़ी मुनाफा कमाते हैं किसी भी फर्म और कोई भी व्यापारी। और यह एक इन इलास्टिक डिमांड कर्व का एक अच्छा उदाहरण हो जाता है। अब हम लोग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की बात करेंगे। क्रॉस प्राइस उसके बाद हम लोग यूजफुलनेस ऑफ PED प्राइस इलास्टिसिटी फॉर प्रोड्यूसर्स,
इन चीज़ों की चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग समझ पाए हैं कि डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स क्या होते हैं। प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, मोर देन 1 होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, और इससे किसी भी बायर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसी भी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सेलर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों की हम लोगों ने आज के चैप्टर में चर्चा की। अब इसी चैप्टर को हम लोग आगे अगले पार्ट में बढ़ाएंगे। और इससे पहले जो हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा की थी, उसको आप समझने के लिए इस वीडियो के लिंक में जाकर इसके जस्ट फर्स्ट पार्ट का मतलब इसी का जो पहला हिस्सा है उसको आप देखकर समझ सकते हैं, ताकि आपको ये ग्राफ समझने में और आसानी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।